नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की। बात करेंगे उसकी। दोस्तों, एपिसोड नंबर दिखाएंगे इस बार आपको 98वां प्रोग्राम दिखाएंगे और इस बार आपको मैं दिखाने वाला हूं जो वो हरियाणा की राजनीति में बड़ा महत्व रखने वाले व्यक्ति हैं और उनको आज जिस तरह से हमने चूज़ किया। पहले हमने बड़ा उनकी राजनीतिक जीवन के बारे में, व्यक्ति तक के बारे में जानने की कोशिश की और अनुभव, राजनीति का अनुभव क्या है, उसके बाद जानने के बाद आज हम उनसे बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कांग्रेस के नेता हैं रघुवीर संधू से। संधू जो हैं, उनका राजनीतिक पॉलिटिकल जो कैरियर था, जीवन था, कहां से शुरुआत हुआ और कहां किस दिशा में जाकर पहुंच गया है। यदि बात करें तो आज का जीवन संघर्ष से भरा हुआ है और जिससे चल रहा है संघर्ष वो भी सुनवाएंगे। और दोस्तों, इसमें हम एक बात, जो बड़ी बात दिखाने वाले आज को हम आपको इस प्रोग्राम में दिखाएंगे कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उनकी नज़र में क्या नजरिया है। चलिए सीधी बात कर लेते हैं रघुवीर संधू जी से। चाय की चुस्की बात करेंगे उसकी में। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं रघुवीर संधू जी से। और आज जो ये खट्टे मीठे सवालों का प्रोग्राम चलने वाला है, इसमें आपको पूरा आनंद आएगा और आप कहेंगे कि जो राजनीति से जुड़े लोग होते हैं तो उनसे प्रश्न भी राजनीति से जुड़े होने चाहिए। सबसे पहले रघुवीर संधू जी, मैं आपका अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे उसमें बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जितने भी आपके चाहने वाले हैं और पूरे देश प्रदेश की जनता को और विदेश में जहां तक आपके चैनल चलते हैं उनको सबको प्रणाम करता हूं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें रघुवीर संधू जी है, इनके जीवन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और छेड़ेंगे इनके राजनीतिक तरानों को, क्योंकि उम्दा कलाकारों के बारे में आपने सुना होगा। उम्दा कलाकार, उम्दा लोग होते हैं जो प्रतिमा के धनी होते हैं। और जिस तरह से अगर हम बात करें रघुवीर संधू जी के जीवन की, तो ये उम्दा राजनीति के हांडे हुए नेता हैं। समाज सेवा में भी यदि सवाल करेंगे तो के अंदर भी बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर बाहर आएंगे। सीधी बात कर लेते हैं, जान लेते हैं। रघुवीर जी, आपके जीवन की बात करें तो क्या लगता है आपका जीवन कहाँ से कैसे राजनीति में आप आए, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या एजुकेशन है, क्या व्यक्तित्व है आपका, क्या बताना चाहेंगे आप? मैं एक किसान का बेटा हूं। मेरा गांव गगसीना है। मैं पढ़ते टाइम से ही पानीपत से जब मैं स्कूल छोड़ के आया तो पानीपत आर्य कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की, बीए किया। वहाँ मैं छात्र नेता रहा, स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट चुना गया छात्र हितों के लिए। और जो साथी हमारे गरीब समाज के भाई थे, उनकी छात्रवृत्ति दिलाने के लिए उनको जिस चीज़ की समस्या थी उसकी हमने बड़े बखूबी लड़ाई लड़ी और उनके अधिकार और हमारी मैनेजमेंट से मिलके और कॉलेज के जो हमारे प्रिंसिपल साहब थे उन सब से बातचीत करके उनका हमने बखूबी निवारण करवाया। उसके बावजूद 1992 में मैं कॉलेज ग्रेजुएशन करके मैंने लॉ में कुरुक्षेत्रा में एडमिशन लिया। कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी में 94-95 में मैं वहाँ प्रेसिडेंट चुना गया छात्र संघ का। और हमने पूरे नॉर्दर्न इंडिया के छात्रों की एक जो स्टूडेंट्स लीडर रहे हैं, जो इंटरेस्ट रखते थे संघर्ष करने में, वो अपना उनकी जीवन शैली का हिस्सा था। उनका कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के रेस्ट हाउस में 3 दिवसीय सम्मेलन बुलाया और विचार गोष्ठी की। 3 दिन तक सभी का वो वहाँ सम्मेलन चला और एक नॉर्दर्न इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन हमने खड़ी की, जिसका नेतृत्व मैंने किया। और सभी छात्र नेताओं को अवगत करा गया कि जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट हैं, हमारे साथी हैं, जो गरीब परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, उनकी फ़ीस माफ़ी हों, उनको किताबें फ्री में दी जाएं, उनको कपड़े के पैसे नहीं हैं उसके लिए भी उनका वो किया जाए।
और उनको पूरे देश का कल्चर कहाँ का किस स्टेट में वो जाना चाहते हैं, देख के आना चाहते हैं। ये हमारे वहाँ एक फ़ंड होता था स्टूडेंट्स वेलफेयर का, उनको जो जहाँ जिस स्टेट में घूमना चाहता था उसके लिए भी हमने उनको प्रोत्साहित किया, उनको भेजने का कार्य किया। और जो युवा मामलों से जुड़ी चीज़ें थी वो बहुत बखूबी हम सारे साथियों ने उस वक्त उठाई। बड़े बड़े, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस अखबार हो, द ट्रिब्यून हो, दैनिक ट्रिब्यून हो, भास्कर और पंजाब केसरी जैसे अखबारों के संपादकों ने कई बार हमारे इंटरव्यू लिए और हमने युवा मामलों को बहुत अच्छे लेवल से उठाया। और जो जो नौजवानों के बेरोजगार पढ़ने के बाद बेरोजगारी की बात थी, उनको नौकरी मिलने के जो बातें थी, वो सारी हमने अपने छात्र जीवन में बहुत बखूबी से रखी और उसके लिए संघर्ष किया, लड़ाई की। और हमें जहाँ भी डटकर उस बात को मनवाना था, चाहे वाइस चांसलर से वो बात के संबंध की बात थी, चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री से संबंधित बात थी, या देश की सरकार, केंद्र की सरकार के मामले की बात थी, उसको अखबारों और टीवी चैनलों के माध्यम से हमने उस बात को रखा। और ये जीवन चलता चलता जब चौधरी बंसीलाल ने कांग्रेस पार्टी से वो निकाले गए और 1991 में उन्होंने जब विकास मंच का बनाया, गठित किया पलवल के अंदर। मैं बता देता हूँ एक बार दोस्तों, छात्र जीवन से ही राजनीति शुरू हो गई और चले जाते हैं हरियाणा विकास पार्टी में। यदि बात करें हरियाणा विकास पार्टी से आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि बंसीलाल जी ने उस समय ये पार्टी बनाई थी कांग्रेस छोड़कर, और इस तरह से पूरा इनका जो बहुत बड़ी लहर चली थी और आप बंसीलाल जी के साथ जुड़ गए थे। वो जो परिदृश्य है, जो पुरानी बातें हैं, जो आप कैसे जुड़े, किससे प्रभावित हुए? मैं चौधरी बंसीलाल के कामों से जब मैं स्कूल का स्टूडेंट था उस वक्त से प्रभावित था। मैंने छात्र जीवन में जैसे जैसे प्रवेश करता चला गया तो बंसीलाल जी की जीवन शैली को देखते हुए और बंसीलाल जी के कार्यों को, प्रदेश लेवल पे जो उन्होंने कार्य किए हैं, उनको देखते हुए मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित था। जैसे उन्होंने विकास पार्टी का गठन किया तो मैंने उनके साथ पार्टी में मैंने ज्वाइन किया और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी को बड़े नज़दीक से देखा। हम संघर्ष करते रहे। पहला चुनाव में पार्टी की बात नहीं बन पाई, 12 विधायक आए, कुछ विधायक भजन लाल जी ने तोड़ लिए, फिर कुछ विधायक हमारे बंसीलाल जी के साथ रहे। उसके बाद अगला चुनाव जब आया तो बंसीलाल जी की 32 सीटें पूरे प्रदेश के हमने दौरे किए। पूरे हरियाणा के 7,642 के 42 गाँवों में चौधरी बंसीलाल जी के साथ संघर्ष में जाने का मौका मिला। उस वक्त हमारे एक साथी, युवा साथी चौधरी करण सिंह दलाल, जो पलवल से विधायक रहे, मंत्री रहे, आजकल कांग्रेस पार्टी में हमारे साथ ही हैं, हम सब लोगों ने मिलके चौधरी बंसीलाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए संघर्ष किया। चौधरी सुरेंद्र सिंह जी से के साथ काम करने का, उनके बेटे के साथ काम करने का जो मौका मिला, उससे एक राजनीतिक जुनून पैदा हुआ। वो बहुत अच्छे विचारों के सुलझे हुए व्यक्ति और राजनीति में इतने मजे हुए थे, उनको हर युवा साथी का जो कार्य था उसकी समझ थी और किससे कितना काम लेना है, कौन राजनीतिक समझ का साथी है, उसको परख करके उतनी जिम्मेदारी वो देते थे। 96 में जब चौधरी बंसीलाल जी का राज बना, छानवा के अंदर सरकार गठित हुई, हमारे बहुत सारे साथी संघर्ष के विधायक बने, उनमें से मंत्री बने। हम बंसीलाल जी के एक परिवार का हिस्सा थे, हमें उतना मान सम्मान मिलता था जितना खुद चौधरी बंसीलाल के परिवार के सदस्यों का था। हमने निरंतर संघर्ष करते करते उनके साथ
उनका काम करने का जो तरीका था, चौधरी सुरेंद्र सिंह की जो सोच थी प्रदेश के बारे में, उससे हम बहुत प्रभावित रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ में सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने निजी प्रलोभन ज़्यादा देखते हुए और सरकार को तोड़ने का कार्य किया। भ्रष्टाचार के मामले में भारतीय जनता पार्टी का मेरा जो दिमागी तौर से और मैंने जो उस वक्त देखा, उसी टाइम से मेरा एक अनुभव है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो बहुत लालची किस्म के और अपने तक सीमित लोग हैं। वो ना तो किसी किसान की बात को समझना चाहते हैं, ना वो जानते हैं, ना किसी गरीब दुकानदार की, और उसकी बातों से वो अनभिज्ञ हैं। मज़दूर के बारे में तो उनकी सोच ही अलग है। तो इस तरह के मेरा तजर्बा उनको देखते हुए हुआ। उसके बाद बंसीलाल जी की सरकार टूट गई। खुद सुरेंद्र जी का मन कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करने का था। मेरा भी एक यहाँ नेता थे चौधरी बंसीलाल जी के साथ, उनके साथ हमेशा 36 का आंकड़ा रहता था। चौधरी सुरेंद्र सिंह मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और चौधरी बंसीलाल जी उन मेरे प्रतिद्वंदी नेता को ज़्यादा पसंद करते थे। पसंद मुझे भी बहुत करते थे, लेकिन मेरे मुकाबले वो मेरे से सीनियर थे, उस बहाने वो करते थे। तो मैंने सुरेंद्र जी को कहा कि देखिए, हमने बहुत समय काम किया है, अगर चौधरी साहब जो ये राजनीतिक साथी हमारा प्रतिद्वंदी है, इसको इतना ही ज़्यादा अच्छा समझते हैं तो हम इनके साथ काम नहीं कर पाएंगे। सुरेंद्र सिंह जी ने कहा, नहीं, आप हमारे साथी हैं, मैं तो आपको करता ही हूँ, लेकिन राजनीतिक तौर से चौधरी बंसीलाल जो निर्णय लेते थे वही होता था। मैंने सुरेंद्र जी से इजाज़त ली और मैं उनसे मिल के कह कर आया कि शायद मैं अब पार्टी में काम नहीं कर सकूं और मैं अपने घर बैठ गया। चौधरी बचनलाल जी ने यहाँ से करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ना था। उन्होंने चंद्रमोहन जी और कुछ साथियों को मेरे को लेने के लिए भेजा और मिलने के लिए बात की। मैं चौधरी भजनलाल जी से मिला। चौधरी भजनलाल जी अगले दिन मेरे घर आए और ऑफिस, उन्होंने जहाँ पार्टी का मुहूर्त करना था, मेरे को साथ लेकर के ऑफिस का मुहूर्त किया और कांग्रेस पार्टी मेरे से ज्वाइन करवाई। मैंने उनके लिए दिन रात मेहनत करके कांग्रेस पार्टी में उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का कार्य किया। उसके बाद चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी से मेरी मुलाकात हुई। उनके भाई थे राजेंद्र सिंह, जो गंगा मैया में वो फ्लड आया था उसमें डूब गए थे। उनके ने मेरे से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलवाया। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पानीपत के अंदर एक बहुत विशाल रैली थी। उस रैली को कामयाब करने के लिए मैंने अपने हल्के ग्राउंडे से जिम्मेवारी ली और मैंने उसमें हजारों लोगों को लेकर के उस रैली को कामयाब करने का प्रयास किया। तो उस दिन से मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ, और मेरे ख्याल से वो 94 का दौर था, 94 का, तो आज तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से प्रभावित होकर उनके कार्य करने की शैली देखते हुए, उनकी ईमानदारी और उनका अपने साथियों को प्यार और लगाव जो वो रखते हैं, उस चीज़ को देखते हुए मैं उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की राजनीति कर रहा हूं। और शीर्ष नेतृत्व में मैं प्रियंका गांधी जी को और सोनिया जी को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूं और उनको एक देश के अच्छे नेता के रूप में
मेरी जो समझ है वो देखती है और देश के लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। संधू जी, बात करें जिस तरह से जीवन में उथल पुथल रही आपके, बंसीलाल जी से शुरू हुए, फिर आप कांग्रेस में चले गए और आज तक कांग्रेस में ही हैं। बड़ा उतार चढ़ाव देखा आपने, सरकारें देखी हैं, हुड्डा साहब 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उसके बाद आप भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ देते रहे हैं। जीवन में सफलताएं कहाँ तक चूमी हैं या कहाँ तक छूने का इरादा है? देखिए, सरकार में मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था। मैं चाहता तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से रिक्वेस्ट कर सकता था कि मुझे कोई चेयरमैन बना दो, कोई मुझे पद दे दो, लेकिन मैंने कभी कोई बात चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नहीं रखी और ना मैंने कभी वो लालसा रखी। मेरा अपने जीवन का ध्येय है कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं और घरौंडा हल्का से कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट दे और मैं यहां से विधायक बन के अपने हल्के का विकास कर सकूं और आम जन जो घरौंडा का है, गरीब लोग हैं और जो घरौंडा हल्का की जो समस्याएं हैं लोगों में आती हैं और जो घरौंडा हल्का में हम विकास कर सकते हैं, सुविधाएं दे सकते हैं, मैं सिर्फ वो राजनीति करना चाहता हूं। मैं किसी लालच और प्रलोभन की राजनीति से मैं दूर हूं और ना मैं कभी ऐसा चाहूँगा कि मैं कोई राजनीति में सौदेबाजी करके या कोई अपना लाभ उठाने के लिए, अपने परिवार के लाभ उठाने के लिए मैं राजनीति करूं। मैं तो लोगों की सेवा के रूप में हल्के में 26 साल से जो राजनीति कर रहा हूं, वो अगर कांग्रेस पार्टी मुझे इस काबिल समझे कि मुझे टिकट दे और लोगों की सेवा करने का मौका देगी, तो मैं ज़रूर इस बात को चाहता हूं और मेरी मनसा भी है कि विधायक बनकर ही, केवल विधायक बनकर लोगों की सेवा की जा सकती है, अपने हल्के का विकास किया जा सकता है। संधू जी, राजनीति जीवन में उथल पुथल रही। अब जिस तरह से अब आप ताल ठोक रहे हैं घरौंडा से चुनाव लड़ने की, और लगता है पिछले काफ़ी समय से भी आप कोशिश कर रहे थे कि घरौंडा से टिकट मिले पार्टी का और आप चुनाव लड़ें यहाँ से, क्योंकि असली सेवा सत्ता में आने के बाद ही हो पाती है। कई चीज़ें होती हैं, कानून बनते हैं, कई ऐसी योजनाएं होती हैं जो सत्ता में आने के बाद ही लाई जा सकती है। तो क्या लगता है आपको, घरौंडा के लोग जो हैं आप पर ऑलरेडी पहले से ही काफ़ी विश्वास करते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं 25 साल के अरसे से देख रहा हूँ, हमारी पार्टी का शायद टिकट का जो निर्णय रहा है वो लोगों को पसंद नहीं आया, इसलिए हमारे यहाँ से 25 साल से कोई विधायक नहीं बन पाया। और मैं लगातार 25 साल से लोगों को, कोई व्यक्ति हल्के का ऐसा नहीं है जिसको मैं नहीं जानता हूँ, जिसके घर मैं गया नहीं हूँ, जो आदमी मेरे घर नहीं आया हो या जिससे मैं रूबरू नहीं हूँ किसी न किसी काम से, या लोगों को कोई समस्या लेके मेरे पास आए उसको मैंने दूर करने में उनकी मदद की है। तो मुझे विश्वास है, देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। और जीवन में अगर आप संघर्ष करोगे और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाओगे तो वो दिन आएगा, वो दिन दूर नहीं है कि जब पार्टी के लोग हमारे बारे में भी सोचेंगे और हमारे जो लोग शुभचिंतक हैं, जो हमारे साथ 25 साल के अरसे से संघर्ष में लगे हुए हैं, हम एक छोटी सी कॉल पे, 2-3 घंटे की कॉल पे हजारों आदमी, जब भी कोई अचेत भूपेंद्र हुड्डा जी का स्वागत करने की है या पार्टी के कोई भी कार्य करने की है, या जैसे आपने कल देखा होगा कि करनाल के अंदर महंगाई के मुद्दे के लिए हमने जीटी रोड रोक करके लोगों को की समस्या उठाने का कार्य करना था, लेकिन पुलिस ने ज़बरदस्ती हमारे को वहाँ गिरफ्तार किया और बस में बैठा करके वहाँ से तितर बितर करने का प्रयास किया। लेकिन हम जब भी कोई जनता की बात है और कोई महंगाई की बात है या किसी पे अत्याचार की बात है, तो इस तरह के प्रोग्रामों में हमारे हजारों साथी आते हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए हम अपनी निरंतर आवाज़ उठाते रहते हैं। और संघर्ष ही एक जीवन है, हम हमेशा इस संघर्ष में से पीछे नहीं हटेंगे और राजनीतिक लाभ कभी उठाने की चेष्टा ना रखी है ना रखेंगे। लेकिन पार्टी जब भी हमें आदेश देगी और हल्के की सेवा के रूप में टिकट दे करके विधायक बनने की मनसा रखेगी,
तो हम उस बात पर खरे उतरेंगे और लोगों की पूरी सेवा करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें जिस तरह से रघुवीर संधू जी बिल्कुल रूबरू हो रहे हैं हमारे साथ, पूरी बातचीत कर रहे हैं, और जो सवाल हैं वो सवाल बड़े ही उम्दा सवाल हैं। कर लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स के साथ रघुवीर जी ने काम किया है। रघुवीर जी, आपने बंसी लाल जी के साथ काम किया है, भजन लाल जी के साथ काम किया है, हुड्डा साहब के साथ काम किया है, तो अभी भी अगर यदि हम बात करें, आज सरकार भाजपा की चल रही है, मनोहर जी का राज चल रहा है, 2 पार्टियां साथ में जुड़ी हुई हैं, जेजेपी जुड़ी हुई है, चौटाला साहब जुड़े हुए हैं, तो इन जो अगर हम बात करें कि इनमें से जितने मुख्यमंत्री रहे हैं, क्या लगता है उम्दा मुख्यमंत्री कौन से रहे हैं? उनका क्या प्रशासनिक कार्य रहा, कितनी सोच रही, कितनी नॉलेज रही? देखिए सुखीजा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के लोगों को बताना चाहूँगा। मैं तब स्कूल में पढ़ता था, मैं चौधरी देवीलाल जी की जो कार्यशैली थी, जो आंदोलन थे, और जो उनका काम करने का तरीका था, और लोगों के बीच में जाकर के सरकारों को उखाड़ने का तरीका था, उससे भी मैं बहुत प्रभावित था। चौधरी देवीलाल ने हरियाणा के अंदर एक जागृति लेके आए कि जो ये प्रशासन के लोग हैं, जो एसपी हैं, जो डीसी हैं, जो एसडीएम हैं, जो तहसीलदार हैं, ये जनता के अधिकारी हैं, नौकर हैं, ये काम करने के लिए सरकार ने बैठा रखे हैं। उससे पहले वो जागृति नहीं थी। आज डीसी के ऑफिस में, एसपी के ऑफिस में सीधा लोग घुसते हैं अपने कार्यों के लिए, और उनको गुहार लगाते हैं, और उनसे अगर 1-2 बार कहने का कार्य नहीं होता तो फिर वो उसका विरोध भी करते हैं। तो ये चीज़ें शुरुआत में चौधरी देवीलाल जी ने की। उसके बावजूद मैं आता हूँ हरियाणा के अंदर, जो प्रदेश का समूचा विकास, जब बंसी लाल जी पहले मुख्यमंत्री बने, और प्रदेश के अंदर जो समस्याएं थी, चाहे बिजली की थी, चाहे सड़क की थी, चाहे पानी की थी, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से प्रदेश का विकास करने में, और एक बेरोजगारी जो बहुत ज़्यादा थी, लोगों को उसको ठीक करने में कार्य किया, और वो बहुत असरदार और अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए। चौधरी भजन लाल जी का जहाँ तक ताल्लुक आता है, आज वो सरग में हैं, मैं आलोचना नहीं करूँगा, लेकिन चौधरी भजन लाल जी जनता के लिए कोई ज़्यादा बढ़िया मुख्यमंत्री साबित नहीं हुए। वो कभी किसान उनसे खुश नहीं हुआ, उनसे मध्यम वर्ग का आदमी कभी खुश नहीं हुआ, और एक दायरा था उनका जिसको वो लाभ पहुँचाते थे। वो प्रदेश के साझले काम के लिए कोई ज़्यादा अच्छा साबित नहीं हुआ। उसके बावजूद मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में 10 साल तक मैंने इनकी कार्यशैली देखी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस तरह के व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, वो करने से पहले कुछ नहीं बोलते, वो कभी घोषणाएं नहीं करते, कभी लोगों को प्रलोभन नहीं देते, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए बड़े बड़े वादे नहीं करते। वो मुख्यमंत्री बने, चाहे 16,000 करोड़ रुपए का जो बिजली का बिल लोगों का माफ़ किया, किसी को पता भी नहीं था, करेंगे नहीं करेंगे, कोई वादा नहीं था। लेकिन एक वादा भी हुआ है, वो बताना चाहूँगा मैं आपको, 6,000 पेंशन देने की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं उसके बाद आपको बताऊंगा, उस बात पे आऊँगा। प्रदेश में बिजली बनाने के कारखाने, चाहे खेदड़ हो, चाहे यमुनानगर हो, चाहे झाड़ली हो, उन्होंने आने वाले समय में ये भांपा की बिजली की लागत ज़्यादा होगी, कारखाने ज़्यादा लग रहे हैं, और कारखाने भी उसके बाद ज़्यादा है, जबकि प्रदेश में सारी सुविधाएं थी। सड़कों का नवीनीकरण करना, प्रदेश के अंदर
नए नए सड़कों का निर्माण करना, शहरों के जाम को ख़त्म करने के लिए उनके बाईपास बनाना। प्रदेश में चिकित्सा की कमी थी, डॉक्टरों की कमी थी, हॉस्पिटलों की कमी थी। कहीं पर प्रदेश में पीजीआई लेके आना, कैंसर हॉस्पिटल लेके आना, रोहतक के हॉस्पिटल को कई गुना विस्तार करना, कॉलेज में इंजीनियरिंग कॉलेजों का जाल बिछाना। टीचरों की प्रदेश में ज़रूरत ज़्यादा थी, बाहर पैसे देकर बच्चे लुट के आते थे। जेबीटी कॉलेज खोल के, पॉलिटेक्निकल कॉलेज खोल के, मेडिकल कॉलेजों की सीट बढ़ा करके अपने प्रदेश के बच्चों को बाहर परेशानी ना हो, प्रदेश के अंदर सुविधाएं दी। गरीब पिछड़े वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्तियां देके उनकी फीस माफ़ करके उनको नौकरियों में आसानी से सीटें उपलब्ध हों, उसकी व्यवस्था की। पूरे प्रदेश में जो छोटे बच्चे जब से स्कूल में जाते हैं और जब तक वो अपनी हायर एजुकेशन नहीं करते, उनकी फीसें माफ़ करना, उनको स्कूल की वर्दी, बस्ता स्कूल, सारी चीज़ें, उनको किताबें फ्री प्रोवाइड करवाना। प्रदेश में गुंडागर्दी का आलम था। जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार गई, जेलों से राज चलता था गुंडों से। मुख्यमंत्री बनते ही एक आदेश करना, या तो ये गुंडे स्टेट छोड़ जाएं या बाज आ जाएं। अगर प्रदेश के अंदर कोई कोताही हुई इनके द्वारा तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। बहुत सारे जो बदमाश थे उनका एनकाउंटर हुए, प्रदेश छोड़कर भाग गए थे, प्रदेश में अमन चैन हुआ, नौकरियों में पारदर्शिता हुई, ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की कोशिश हुई। आज ये जो लोग 2-2 लाख नौकरियों देने का एजेंडा लेकर आए थे, ये 2000 भी नौकरियां नहीं दे पाए। प्रदेश के अंदर कितने जेबीटी कॉलेज खुले, कितने पॉलिटेक्निकल खोले, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, कितने मेडिकल कॉलेजेस बने, उनके अंदर हमारे प्रदेश के बच्चे पढ़े लिखे थे। कोई लेक्चरर लगा, कोई अपना टेक्निकल स्टाफ में लगा, कोई क्लरिकल स्टाफ में लगा, लाखों लोगों को उसमें रोज़गार मिला। और सरकारी नौकरियों में भी पारदर्शिता हुई। और जो खेल, पूरे प्रदेश के अंदर एक नई खेल नीति जो बनाई गई, जो बच्चा पदक लेके आता था उसको डीएसपी से लेकर के, जिस हैसियत से उसका पदक है और जिस हैसियत की उसको नौकरी मिल सकती है, वो नौकरी दिलवाई गई। ये बात बिल्कुल ठीक है। आपको बता दें संधू साहब, जिस तरह से बात कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो हमने जब हुड्डा साहब का एक चाय की चुस्की प्रोग्राम किया था, उस समय हुड्डा साहब ने बताया था कि हरियाणा के अंदर संधू जी शिक्षा का विस्तार करने के लिए हुड्डा सरकार ने काफ़ी बड़ा योगदान दिया है। बहुत एकदम से बहुत सारे कॉलेज खुले, यूनिवर्सिटियाँ खुली, काफ़ी पूरे हरियाणा के अंदर एक भरमार आ गई थी, शिक्षा का विस्तार हुआ। आपको लगता है जो शिक्षा का विस्तार हुआ था वो नियंत्रण चल रहा है? इस सरकार की जो नीति थी और जो नीयत थी वो प्रदेश के विकास के लिए नहीं, खाली ढिंढोरा पीटने की है। वो टीवी चैनलों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से सरकार के खजाने को बर्बाद कर रही है, अपनी झूठी वाई लूटने के लिए कर रही है। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजों का बंद होने का कार्य इस सरकार में हुआ, पॉलिटेक्निकल कॉलेज बंद होने का कार्य हुआ, और जो जेबीटी कॉलेजेस थे उनका भी बंद होने का कार्य हुआ। हुड्डा साहब ने कल्पना चावला हॉस्पिटल की यहाँ स्थापना की थी, उसमें आज गरीब लोग, मध्य वर्ग के लोग जब भी इलाज के लिए जाते हैं उनको डॉक्टर नहीं मिलते। इस सरकार ने आम जन की सुविधा के लिए कोई कार्य नहीं किया। और जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा स्टेट को, इस प्रदेश को 1 नंबर पर लेके गए थे, उसको आज 14वें स्थान पर भेज दिया।
बेरोजगारी का आलम पूरे प्रदेश के नौजवानों को सहन करना पड़ रहा है। महंगाई की मार, आज मैं ये गरीब की बात नहीं कर रहा, जो मध्यम दर्जे के लोग थे उनको अपनी रसोई चलाने के लिए आज बहुत परेशानी आ रही है। जो सिलेंडर 394 रुपये का कांग्रेस के राज में था, आज वो 1060 रुपये का, 65 रुपये का बिक रहा है। जिन लोगों को उज्ज्वला स्कीम के तहत सिलेंडर दिए गए थे, वो गरीब लोग उनको भरवाने में असमर्थ हैं। दोबारा से बेचारे लकड़ी और चूल्हे पे आए हैं। सरकार की हर घोषणा विफल हुई है और इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। संधू साहब, मेरा सवाल है, राजनीति से जुड़ा सवाल है। जिस तरह से आपने चौधरी बंसी लाल के साथ काम किया, उनके बेटे के साथ काम किया, भजन लाल के साथ भी आपने काम किया बता रहे हैं आप, तो भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई, उनके साथ भी आपने काम किया, चंद्रमोहन जी के साथ किया। क्या स्वभाव क्या रहा है इन दोनों का? यदि हम बात करें चंद्रमोहन जी की और कुलदीप बिश्नोई की, क्या लगता रहा आपको? चंद्रमोहन जी को मैं बहुत भला आदमी लगाता हूँ। मैंने चंद्रमोहन जी के बारे में मैं ज़्यादा जानता हूँ। वो एक अच्छे इंसान हैं, अच्छी फितरत के आदमी हैं। लेकिन कुलदीप जी के यहाँ उनका कोई स्थान नहीं है, राजनीतिक सूझबूझ उनकी नहीं ली जाती। कुलदीप जी का जहाँ तक मैंने अब जो एपिसोड हुआ है, ये राज्यसभा की वोट से लेकर अब तक का वोटिंग को लेकर, और पहला भी निर्णय जो इनका था, जब कांग्रेस से ये इन्होंने भजन लाल जी से पार्टी छुड़वाई और अलग पार्टी बनवाई और इन्होंने अपना राजनीतिक जमवाड़ा जमाने के लिए प्रयास किया, उसमें ये विफल रहे। लेकिन जो अब का निर्णय इनका है, ये निर्णय तो एक बहुत बचकाना निर्णय है। मैं कल देख रहा था, भाजपा ज्वाइन कर गए। भाजपा ज्वाइन करते टाइम इनको प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, ओम प्रकाश धनखड़ जी पार्टी ज्वाइन कर रहे थे, पढ़ना डाल रहे थे, तो इनके फेस से, इनके चेहरे से ये नज़र आ रहा था साफ कि भला हो आपने हमारे को वोट लिया, नहीं तो हमारा इस प्रदेश में, देश में कोई खरी ख्वांद नहीं रहा। इनकी झलक आ रही थी, जिस तरह से ये झुक के, ये इतने कुलदीप जी शिष्टाचारी नहीं है जितना कल उनको देखने को मैंने मिला। उससे मुझे लगा कि बेचारा, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई प्रदेश में जगह नहीं रही राजनीतिक। और ये आज तक आदमपुर से, चाहे भजन लाल जी से लेके कुलदीप तक, जो चुनाव विधायक का जीते, ये मुख्यमंत्री का चेहरा बनकर जीते। हर चुनाव में कुलदीप जी कहते थे कि आप मुझे विधायक बना दो, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। कि मुझे अब लगता है कि इनका विधायक बनना भी बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि बीजेपी में ये तो कह नहीं पाएंगे कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। संधू साहब, आपने बढ़िया बात की है, जो आदमपुर सीट की बात कर ली है। दोस्तों, हरियाणा में आदमपुर सीट जो है वो बड़ी मायने रखती है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई वहाँ से चुनाव लड़ते रहे और भाजपा की तरफ से सोनाली फोगाट चुनाव लड़ती रही। अब ये कुलदीप जी भी भाजपा पे चले गए। संधू साहब, सोनाली जी ऑलरेडी पहले से ही वो इनके खिलाफ चुनाव लड़ चुकी है भाजपा की सीट के ऊपर, और आपका भी जो बात करें राजनीतिक जीवन है तो आदमपुर सीट पर काफ़ी रहा है। जिस तरह से सुरेंद्र सिंह की आप बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है ये जो आदमपुर की सीट है, क्या किस ओर जाने वाली है? मैं आदमपुर में मैंने कई महीने काम किया। चौधरी सुरेंद्र सिंह जी ने वहाँ से चुनाव लड़ा था भजन लाल जी के खिलाफ, तो मुझे 2-3 महीने उनके चुनाव में एक एक गांव में जा कर के कार्य करने का मौका मिला, और मैं आदमपुर की पृष्ठभूमि से बखूबी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। वहाँ के जो मतदाता हैं, अभी तक वो मुख्यमंत्रियों को वोट देते आए हैं। जितनी बार भजन लाल जी बने, उन्होंने भी मुख्यमंत्री का अपना चेहरा दिखा करके, वो मुख्यमंत्री रहे भी, वो वहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं, जीतते रहे हैं। और कुलदीप जी भी वहाँ मुख्यमंत्री कहकर चुनाव लड़ते रहे हैं। कि आदमपुर के लोग
कुलदीप को नहीं, एक मुख्यमंत्री को वोट देते थे। इस चुनाव में कुलदीप जी को पता चल जाएगा कि मुख्यमंत्री को वोट मिलती थी या कुलदीप को वोट मिलती थी। आदमपुर हलका एक बहुत प्रोग्रेसिव हलका है। भजनलाल जी ने बहुत काम किया, बंसीलाल जी ने भी वहाँ काम किया, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी वहाँ बहुत काम किया। वहाँ के जो लोग हैं बहुत एम्बिशियस हैं। हर घर में नौकरी है, एक नहीं, जितने बंदे हैं सब नौकरी में थे। लेकिन अभी भी उनको बहुत कुछ चाहिए। अब उनको प्रमोशन चाहिए, अब उनको मुख्यमंत्री जब अच्छी सीटों पे ट्रांसफ़र चाहिए। जो उनके लोग लगे हुए हैं वो कुलदीप जी नहीं पूरा कर सकते, क्योंकि वो एक मुख्यमंत्री ही पूरा कर सकता है। और वो भजनलाल जी पूरी करते रहे या वो चीज़ करते रहे तो उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी कुलदीप जी से। इसलिए मुझे लगता है कि वो आने वाले मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। और हुड्डा साहब को काफ़ी लोग वहाँ पसंद करते हैं। किसान दबका है सारा का सारा, पूरा हल्का। वहाँ कोई व्यापारी नहीं है, छोटा दुकानदार है या मंडी है, तो वहाँ लोग किसानी से जुड़े हुए हैं। और आपने भारतीय जनता पार्टी का चेहरा देख लिया कि किसानों के कितने खिलाफ है। प्रदेश के अंदर एक ही नेता ऐसा है जिसको किसानों की चिंता है, किसानों की बात करता है, किसान का भला कर सकता है, वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। संधू साहब, आपको लगता है कि जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई ने भाजपा ज्वाइन कर लिया और चंद्रमोहन के लिए अब क्या रहने वाला है, ये बड़ा सवाल है अपने आप में, क्योंकि हरियाणा की राजनीति में चंद्रमोहन का एक बहुत बड़ा महत्व रहा है। मैं तो आपसे पहले ही कह रहा, चंद्रमोहन जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। उनको डूबते जहाज में नहीं बैठना चाहिए और उनको अपनी राजनीति, जैसे कि वो हजारों लोगों का उन्होंने मदद कर रखी है पंचकुला में, कालका में। जब मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लीडर था, मैं कई बार उनसे 1-2 बार मिलने गया, तो मुझे वो गांव में बड़ी पहाड़ियों पे गांव और बैठे और बड़े मेहनत करने वाले साथी हैं। तो उनको कांग्रेस में रहना चाहिए और कुलदीप जी अपनी राजनीति करें और वो खुद सक्षम है अपनी राजनीति में, उनको कांग्रेस की राजनीति करनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि एक सवाल जो आपके जहन में अब आ गया वो पूछ लेना चाहिए। दोस्तों, वह पूछने नहीं वाला, क्योंकि वो निजी सवाल हो जाता है। फीजा की बात करना चाह रहे होंगे आप चंद्रमोहन जी के साथ, इस विषय पे अब नहीं जाएंगे संधू साहब, क्योंकि एक व्यक्ति का निजी मामला हो जाता है चंद्रमोहन जी का, जिस तरह से रहा है सिस्टम। अब बात करें, आपकी बात करें, आप जिस तरह से राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं, घरौंडा में चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से प्रयास भी कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस समय, यदि हम बात करें आज के समय की बात करें, हरियाणा में जेजेपी भाजपा की सरकार है, तो क्या लगता है कि हरियाणा की जो राजनीति है, जाट नॉन जाट का कुछ रहने वाला है या कुछ बदलाव हुआ है? देखिए सुखीजा जी, ये जो जाट नॉन जाट का जहर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने घोला, ये प्रदेश को किसी और दिशा में, गलत दिशा में ले जाना चाहते थे। लोग समझ नहीं पाए थे, कम अरसा हुआ था इनकी सरकार आए। अब जब तक ये हैं उस बात को 10 साल हो जाएंगे, और 10 साल कोई व्यक्ति जब सारी झूठ देख ले तो अगले टाइम के लिए कोई यकीन नहीं करता। हरियाणा में जाट कोई भारतीय जनता पार्टी के राज में नहीं आए। यहाँ जाटों के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और जाट भी यहीं बसते हैं। जाट व्यापारी भी है, किसान भी है, नौकरी पेशे वाला भी है, दुकानदार भी है और गरीब मजदूर भी है। जो बातें इन्होंने फैलाई थी वो सरेआम झूठी साबित हुई और आज जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुंह की तरफ देख रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ऐसा चेहरा है प्रदेश में राजनीति में, जो 36 बरादरी के साझे व्यक्ति हैं,
मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, सुखीजा जी आपकी भी बात होती होंगी। मुझे पूरे प्रदेश के अंदर एक भी व्यक्ति, चाहे वो जाट है चाहे गैर जाट है, ऐसा नहीं मिला जो ये बात कह सके कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जाटों के लिए ये कर दिया, गैर जाटों के लिए ये नहीं किया। वो किसान हितैषी आदमी है, 36 बरादरी का किसान है, वो मजदूर हितैषी है, वो नौकरी पेशे वाले सभी साथियों के हितैषी हैं, छोटे दुकानदार के हितैषी हैं, मंडी के अंदर जो हमारे आड़ती भाई हैं उनके हितैषी हैं, व्यापारियों के हितैषी हैं। उनके राज में पिछले 10 साल में एक भी कार्य कोई गलत नहीं हुआ, किसी व्यापारी को तंग नहीं किया गया, किसानों को बगैर मांगे उनकी सारी मांगे पूरी करती गए। गरीब परिवार के जो लोग थे उनको 100 गज के प्लाट देना, पानी की टंकी देना, उनके घर में जो कड़ी के घर थे उन्हें उतार के लेंटर के घर बनवाना, उनके बच्चों को स्कॉलर वजीफ़ा दिलाना, सारी चीज़ें उन्होंने किया। आज लोगों को बात याद आने लगी है, चाहिए अनाज की स्कीम थी, 5-5 किलो अनाज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश के लोगों को देना शुरू किया था। और आज उसमें पहले तेल भी मिलता था, सरसों का, दालें भी मिलती थी। अब वो जो महंगी चीज़ें इतनी कर दी सरकार ने, वो इनको नहीं दे रही है। तो भूपेंद्र हुड्डा एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने प्रदेश का विकास भी किया, और हर व्यक्ति की जेब में, चाहे वो रेडी वाला था। मेरी ज़िंदगी का मैं एपिसोड बताता हूँ। तो मेरे घर से बाहर 2 बंदे मूंगफली की रेडी लगाते हैं। वो मेरे पास आए कि भाई साहब, जो आपने ज़मीन बेची थी उसमें कोई कॉलोनाइजर कॉलोनी काट रहा है। मैं कहा बताइए। कि हमने 2 प्लॉट लेने हैं, थोड़ा पैसे कम करवा दो। मैंने कॉलोनाइजर को फ़ोन किया कि भाई ये मेरे घर के बाहर हैं, गरीब आदमी हैं, इनको प्लॉट दे दो एक एक। मेरे को वो बात बहुत बार याद आती है कि वो एक एक प्लॉट लेने के लिए गए थे, उस कॉलोनाइजर को कहने लगे हमें एक एक नहीं 2-2 चाहिए। एक मूंगफली की रेडी लगाने वाला, उसकी हैसियत 2 प्लाट खरीदने की थी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में। आज मूंगफली की रेडी वाले के पास एक अपनी रेडी खड़ी करने के लिए जगह खरीदने की वो नहीं है। आपने देखा होगा कि करनाल के अंदर एक नाइट मार्केट चालू की थी, लोगों ने लाखों 2-2, 3-3 लाख रुपए लगा के अपने खोखे रेडियां और वो बनवाए थे, और वो किसी से उधार लेके, किसी से लोन लेकर के करे थे। आज उन्होंने वो कबाड़ी में बेचने पड़ रहे हैं, उन बेचारों का नुकसान हुआ, उनको 2 रुपये का भी वहाँ से फ़ायदा नहीं हुआ और उनको उठा दिया गया। तो ये सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नीतियों पे चले तो ये लोगों की लोकप्रिय सरकार हो सकती थी। संधू साहब, बड़ा सवाल उठ रहा है। आप हुड्डा साहब की बात कर रहे हैं और हुड्डा साहब बात कर रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा की बात कर रहे हैं, उभरते सितारे हैं हरियाणा के लिए, और हुड्डा साहब भी चाहते हैं कि अब दीपेंद्र को मौका मिले। क्या लगता है आपको, दीपेंद्र को मौका मिलेगा या हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे? चुनाव में क्या होगा? देखिए, मैं चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की कार्यशैली को बता सकता हूँ। ये निर्णय तो कांग्रेस के विधायकों का होगा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का होगा, सरकार का, हमारी कांग्रेस हाईकमान का होगा। लेकिन चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक निहायत ही बढ़िया, अच्छी सोच, प्रदेश को विकास की तरफ ले जाने वाले, नौजवान बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने वाले, प्रदेश में ऐसी नीतियों को लेकर आने वाले हैं जिससे ये हरियाणा प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 राज्य बने। उनका स्वभाव उनसे एक बार मिलकर लगता है कि दीपेंद्र हुड्डा से कभी ना भगवान अलग करवाए और उनसे मिलते रहें। इतनी बड़ी फौज उनके पास प्रदेश के नौजवानों की उनको पसंद करती है, बुजुर्ग पसंद करते हैं। हमारे जैसे मध्यम दर्जे की एज वाले लोग जो आज 50 साल के आसपास हैं,
वो एक ऐसे नेता हैं जो मेरे ख्याल से किसी मुख्यमंत्री के लड़के इतने काबिल मैंने कभी नहीं देखे। काबिल तो मैंने देखे, चौधरी सुरेंद्र सिंह बहुत काबिल थे, लेकिन सुरेंद्र जी से भी कई गुना उनके अंदर बहुत सारी खासियत हैं। बड़े साधारण आदमी हैं। आप उनका कुर्ते पजामे का पहनावा देखिए, शायद वो 100 रुपये मीटर का कुर्ता पजामा पहनते हैं, इतनी सादगी से रहते हैं। कोई उनका कुर्ता पकड़ा होता है, कोई उनकी बाजू पकड़ा होता है, कोई उनको पीछे से आवाज़ लगा रहा होता है, तो वो सबसे मिलते हैं। उनका स्वभाव एक अच्छे राजनीतिक है। अगर मैं तो कहूँगा कांग्रेस पार्टी दीपेंद्र हुड्डा जी का निर्णय लेगी जब भी, तो एक वो अच्छा निर्णय होगा और प्रदेश के भविष्य के लिए होगा और प्रदेश के नौजवान साथियों के भविष्य के लिए होगा। चलिए दोस्तों, 2 सवाल रह गए हैं, 2 सवाल पूछ लेते हैं। सबसे पहला सवाल पूछ लेते हैं, संधू साहब, अब तक टाइम का जो ये स्पेशल प्रोग्राम है चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी, कैसा लगा? सुखीजा जी, मैं आपके मुंह पे नहीं कहना चाहता। अब तक टाइम्स का जो आपका चैनल है, जिसको से आप ये चाय की चुस्की का प्रोग्राम, ये मेरे ख्याल से 98 या 98वां प्रोग्राम आपका है। मैं तकरीबन आपके सारे प्रोग्राम देखता हूँ, शिक्षक से लेकर के राजनीतिक तक, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे समाज सेवी हैं, चाहे शिक्षक हैं, चाहे वो वकील हैं, चाहे मजिस्ट्रेट जजेज हैं, चाहे ऑफिसर्स हैं। आपने हर वर्ग के लोगों से उनके जीवन में या उनके तजुर्बे के बारे में या उनके जो कार्य क्षेत्र हैं उनके कार्य के बारे में और उनके व्यक्तित्व जीवन के बारे में आप सवाल करते हैं। आपका ये जो प्रोग्राम मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप एक पत्रकारिता से दूर हटके, जो आज के पत्रकारों पे ब्लेम लगते हैं, उन सब से दूर हटके आपने जो ये नया एक कार्यक्रम चलाया है कि हर तरह के व्यक्ति से, हर क्षेत्र के व्यक्ति से रूबरू होके उसके जीवन की, उसके कार्यों की बात पूछना, और वो खुल के निष्पक्ष होकर के आपके चैनल पे हर व्यक्ति बता सकता है और अपने अपने टोटल जीवन में जो उसने आज तक, चाहे वो शैक्षणिक जीवन से लेकर के और राजनीतिक जीवन तक का सफ़र, या नौकरी पेशे तक का सफ़र, या वकालत का सफ़र, या प्रोफेशनली डॉक्टर का सफ़र जो पूरा किया है, वो बेहिचक बेबाक होकर के आपको बता देते हैं और इसको लोग बहुत पसंद करते हैं। हमारे तो घर में आपके इस प्रोग्राम को सभी लोग देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, हमारी वाइफ भी देखती है, और बहुत सारा इस प्रोग्राम को आपको पसंद किया जाता है। और मैं आपको बहुत बधाई देता हूं इसके लिए कि आप इस प्रोग्राम से अलग अलग लोगों को, अलग अलग दिमाग के लोगों को, अलग अलग टेस्ट के लोगों को, अलग अलग प्रतिभागी लोगों को जो दिखा रहे हैं, इससे एक लोगों को कुछ सीखने को मिलता है कि सब्र संतोष बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे मैंने अपने जीवन का आपको 25-26 साल का अरसा बताया, मैं देखता हूँ मेरे बहुत सारे साथी हैं, हरेंद्र कल्याण जी भी हमारे साथ थे, एक हमारे दोस्त हैं राव नरबीर जी भी हैं, मेरे जीवन से लेकर के कई ऐसे साथी जो मेरे समर्थक रहे, मेरे स्टूडेंट टाइम में मेरे साथ रहे, मेरी मदद करते रहे, और सैकड़ों सैकड़ों साथी विधायक बन गए हैं। मुझसे पूछते हैं कि कब नंबर आएगा, तो मैं उनको ये कहता हूँ, भाई मेरे अंदर इतना सब्र संतोष है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, और मैं कभी, मुझे कोई पार्टी खरीद नहीं सकती, और लालच देके टिकटों के लिए तो मैं भी इधर उधर की झांक सकता था, लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ है कि मैं अपने पसंद के नेता के साथ राजनीति करता हूँ। मैंने आपसे बताया, जैसे प्रियंका गांधी जी हैं, सोनिया जी हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, मैं इनके जीवन से, इनके आदर्शों से, इनके कार्यशैली से, देश और प्रदेश के लिए इनके संघर्ष से प्रभावित होकर के इन्हीं के साथ राजनीति करना चाहता हूँ। मैं अपने राजनीतिक स्वार्थ से किसी पार्टी
के लिए कभी भी ना सोचा, ना कभी सोच सकता। मेरा ऐसा जीवन रहा है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें संधू जी के जीवन के बारे में जो लम्हे आपके साथ साझे किए गए हैं, अब एक लम्हा अलग से, क्योंकि संधू जी कांग्रेस में काम कर रहे हैं, सक्रिय राजनीति में सक्रिय हैं, और सवाल जो मैं करने जा रहा हूं वो सवाल आप कहेंगे कि ये सवाल भी यहाँ पे दागा जाना चाहिए था, क्योंकि ये जानना भी बड़ा ज़रूरी है। और संधू साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। क्या लगता है, आप उनसे कितने प्रभावित हैं? आपको लगता है उन्होंने कुछ देश के लिए अलग से किया है? सुखीजा जी, 97 में जब चुनाव हुआ, चौधरी बंसीलाल जी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी और बंसीलाल जी का गठबंधन था, और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी थे। इन्हीं के सहयोग से वो गठबंधन हुआ था। सरकार में भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मंत्री थे, विधायकों का सहयोग था। और मैंने आपसे पहले भी बताया था कि मैं चौधरी बंसीलाल के पारिवारिक तौर से उनके साथ रहा, उनके परिवार का एक हिस्सा बन के रहा। नरेंद्र मोदी जी मेरे दोस्त हैं। एक जगबीर सिंह मलिक मंत्री रहे हॉर्टिकल्चर के बंसीलाल जी के राज में। उनकी 4 सेक्टर में कोठी थी। उस कोठी के साथ ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक 500 गज के प्लॉट में 1/4 एक कमरा, रसोई, बाथरूम वो किराए पे ले रखा था। वो हाथ में एक छोटी अटैची रखते थे जहाँ भी जाते थे, और बारी उनका प्रेस करने वाला था, वहीं हमारा प्रेस करने वाला था। मैं मलिक साहब मेरे दोस्त हैं, मैं बहुत बार उनके पास रुकता था, खाना वहीं खाते थे। नरेंद्र मोदी जी से एक मेरे दोस्त पानीपत में भी परिवार है, उनके भी पारिवारिक दोस्त रहे थे। कई बार मेरा मिलना हुआ, शायद वो आज मुझे ना पहचाने, लेकिन 5-7 बार वो मेरे नाम से परिचित थे और मैं उनसे अच्छी तरह से मिला था। उस वक्त का इनका जीवन था जो एक तपस्वी और बड़ी सोच और मेहनतकश आदमी का जीवन था। मैंने देखा बड़े साधारण थे। प्रदेश के बारे में कई बार विचार डिस्कशन हमने इनका सुना तो बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन मैं आपसे बताना चाहूँगा, जो आज की इनके अंधभक्तों को छोड़ के, शायद आज का इनका कार्य और इनके जो निर्णय देख के और जो बदले की भावना की राजनीति ये कर रहे हैं विपक्ष के लिए, और जो इन्होंने देश के नौजवानों को जुमले दिए थे, बेरोजगारी खत्म करने के जुमले दिए थे, और देश को उस दिशा में लेकर जाऊंगा कि ये नया भारत होगा, कि मुझे नहीं लगता कि ये उस वक्त के नरेंद्र मोदी हैं। ये बिल्कुल 90 एंगल पे टर्न ले चुके हैं, नफरत की भावना से राजनीति कर रहे हैं, बेरोजगारों की बातों को भूल चुके हैं, गरीब लोगों के, इनके मुख्यमंत्री गरीब लोगों के आवासों को, उनके लेंटरों को, घरों को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। देश के अंदर एक बदले की भावना से एक धर्म को दूसरे धर्म से बांटने की बात कर रहे हैं। जिस प्रदेश में ज़्यादा संख्या में एक बरादरी के लोग हैं, उनसे दूसरे बरादरी को लोगों को विमुख करने की बात कर रहे हैं। और देश के अंदर कोई ऐसी बड़ी योजना या ऐसा कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला कि जिससे कि प्रधानमंत्री की सोच को बढ़िया किया जा सके। हाँ, इतना मैं जरूर कहूँगा कि मोदी जी की सरकार में जो नितिन गडकरी जी हैं,
उनका मैं व्यक्तित्व रूप से पूरे अपने जीवन से उनसे बहुत प्रभावित हुआ हूँ। उनका जो कार्य करने का है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग वो बना रहे हैं, तो हमारे हरियाणा में भी कहीं बनेंगे, और पूरे देश के अंदर जो सड़कों का जाल बिछाने का उनका तौर तरीका है, और जो उसकी क्वालिटी है, और जो समय सीमा में पूरा करते हैं, वो एक अद्भुत काम है। आइडिया है, कांग्रेस के लिए आइडियल हो सकते हैं। हाँ, सीखना चाहिए, हमें भी सीखना चाहिए गडकरी जी से। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने शायद हर छोटी बात का पता है, देश के किस कोने में क्या बात हो रही है, इस बात का भी उनको पता करना चाहिए, एहसास लगाना चाहिए कि किसी भी विरोधी पार्टी के खिलाफ आप एक दुर्भावना से कार्य करेंगे, और किसी भी नेता के खिलाफ दुर्भावना से कार्य करेंगे, तो आपको वो आपके कार्य नीचे लेके आएंगे, ऊपर लेकर जाने वाले नहीं हैं। देश के लोग स्वतंत्र हैं, अपने दिमाग अपने दिल से सोचते हैं, अपने तरीके से चलते हैं। कि आप ये मान के नहीं चलें कि आप 10 साल प्रधानमंत्री के लिए आपको चुन लिया गया तो आपको इस देश का भगवान बना दिया गया। आप इस पे सोचें और दुर्भावना की बात ख़त्म करें और अपने किए हुए वादे पूरे करें। और आने वाला समय जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चल रही है, मुझे नहीं लगता कि ये आगे कहीं टिक पाएंगे। देश आज बहुत परेशान है और देश टकटकी लगाए बैठा है, कांग्रेस की तरफ देख रहा है कि कांग्रेस पार्टी ही इन लोगों से हमारा पीछा छुड़वा सकती है, यही संघर्ष कर सकती है, यही लोगों का आंदोलन चला सकती है, लोगों की रक्षा कर सकती है। संतोष जी, आपने हमसे बात की अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद सुखीजा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आप जैसे निष्पक्ष पत्रकार साथी आज इस भ्रष्टाचार के दौर में स्वतंत्र होकर के लोगों की अलग अलग भावना देश के विदेश के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं आपके चैनल का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। बिल्कुल दोस्तों, आपने देखा चाय की चुस्की में हमने बात की रघुवीर संधू जी से, उनके जीवन को टटोलने का प्रयास किया और वो सारी बातें आपके सामने आ गई। अब जाने से पहले आप कहेंगे यार जा रहे हैं सुखीजा जी, प्रोग्राम समाप्त हो गया और फिर एक बात जो बतानी थी वो बतानी बड़ी ज़रूरी है। दोस्तों, एक सवाल करना चाहता था आज मैं आपसे, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री जी करनाल के प्रवास पे हैं। दोस्तों, मेरा बड़ा सवाल है कि करनाल के अंदर एक सड़क ऐसी है जिस पर हरियाणा सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके उसको बनाया, लेकिन दोस्तों आज इस सड़क का जो नामकरण हो चुका है, शहर के लोग कहते हैं कि टाकी वाली सड़क है। दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में इसका नाम बताना है कि ये टाकी वाली सड़क कौन सी है, जिस सड़क पर चढ़ते ही टाकियाँ नजर आएंगी। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर कमेंट्स करें और बताएं वो सड़क कौन सी है। और साथ के साथ जो इस समय एक मुहिम चल रही है, हर घर तिरंगा, तो दोस्तों हम चाहेंगे कि आपके घर पर तिरंगा और उसकी फ़ोटो आप हमें भेजें और हम उसको डिस्प्ले करेंगे अपने चैनल्स पे। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का ये स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी राकेश के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.